Hello students, welcome back to Social Science class 9th. As we were reading our first chapter of economics, the story of village Palampur. Our next topic in this chapter is the factors of production. There are four main factors of production: land, labor, capital, and organization. Organization of production. The aim of production is to produce the goods and services that we want. प्रोडक्शन का मेन एम होता है उन वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करना जो हम चाहते हैं. देयर आर 3 रिक्वायरमेंट्स फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन करने के लिए 3 मेन रिक्वायरमेंट्स होती हैं: लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल. Physical capital is further divided into 2 parts: fixed capital and working capital. We have fourth requirement too. हमारी fourth requirement भी होती है production के लिए, that is human capital. So there are 4 main factors of production: land, labor, physical capital and human capital. Organizational production. Production of any type of goods or services required the services of 4 factors of production. The first requirement is land. First requirement होती है land and other natural resources, और जो दूसरे natural resources जो land से जुड़े हुए हैं, such as water, forest and minerals. These are count in first requirement of production. The second requirement is labor. Second requirement for production is labor. Some production activities require highly educated workers. कुछ production activities के लिए highly educated workers की need होती है. Other activities required workers who can do manual work. Other productional activities के लिए उन वर्कर्स की नीड होती है जो मैनुअल वर्क करते हों. मीन्स मैनुअल वर्क मीन्स वर्क डन बाय हैंड्स. द थर्ड रिक्वायरमेंट इज फिजिकल कैपिटल. थर्ड रिक्वायरमेंट है प्रोडक्शन की द फिजिकल कैपिटल, दैट इज द वैरायटी ऑफ इनपुट्स रिक्वायर्ड एट एवरी स्टेज ड्यूरिंग प्रोडक्शन. फिजिकल कैपिटल मीन्स वैरायटी ऑफ इनपुट्स रिक्वायर्ड एट एवरी स्टेज ऑफ प्रोडक्शन. प्रोडक्शन के दौरान जिन भी इनपुट्स की नीड होती है एवरी स्टेज पे, उनको फिजिकल कैपिटल कहा जाता है. फिजिकल कैपिटल इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स: फिक्स्ड कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल. टूल्स, machines, buildings can be used in production over many years and are called fixed capital. टूल्स, मशीन्स और बिल्डिंग्स का यूज काफ़ी सालों तक किया जा सकता है, इसलिए इनको फिक्स्ड कैपिटल कहा जाता है. रॉ मटेरियल्स एंड मनी इन हैंड आर कॉल्ड वर्किंग कैपिटल. रॉ मटेरियल और जो मनी इन हैंड में नीड होती है उसको वर्किंग कैपिटल कहा जाता है. दीज आर यूज अप इन प्रोडक्शन. इनका यूज़ प्रोडक्शन में होता है. तो फिक्स्ड कैपिटल टूल, मशीन्स और बिल्डिंग्स होती हैं. रॉ मटेरियल और मनी इन हैंड आर कॉल्ड वर्किंग कैपिटल. देयर इज फोर्थ रिक्वायरमेंट टू. प्रोडक्शन के लिए फोर्थ रिक्वायरमेंट भी होती है. वन नीड्स नॉलेज एंड एंटरप्राइज टू बी एबल टू पुट टुगेदर लैंड, लेबर एंड फिजिकल कैपिटल एंड प्रोड्यूस एन आउटपुट. किसी भी वस्तु का उत्पादन करने के लिए, प्रोडक्शन करने के लिए, ये मशीनरी जो ये 3 फैक्टर्स हैं वो अपने आप में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं कर सकते. उसके लिए नॉलेज की, स्किल्स की नीड होती है, जो किसके पास होती है? ह्यूमंस के पास होती है. तो इन दिस डेज इज़ कॉल्ड ह्यूमन कैपिटल. इस कैपिटल को ह्यूमन कैपिटल कहा जाता है. ह्यूमन बीइंग्स की जो नॉलेज होती है, स्किल्स होती हैं, उनको ह्यूमन कैपिटल कहा जाता है.
एवरी प्रोडक्शन इज ऑर्गेनाइज्ड बाय कंबाइनिंग लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल। जो भी प्रोडक्शन होता है वो इन 4 फैक्टर्स को ऑर्गेनाइज करने पे होता है। लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल, चारों को इकट्ठा करके ही प्रोडक्शन किया जाता है, चारों का यूज करके ही प्रोडक्शन होता है, जिनको फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं। तो ह्यूमन बींग्स के बिना कोई भी इन फैक्टर्स का यूज नहीं कर सकता, तो इसीलिए ह्यूमन बींग्स को भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कहा जाता है। तो 4th रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोडक्शन इज कॉल्ड ह्यूमन कैपिटल। Farming in Palampur. As we read earlier, in Palampur there are 2 types of activities done by people: farming activities and non-farming activities. Farming activities in Palampur. फार्मिंग इन पालमपुर। पालमपुर में फार्मिंग किस तरह से होती है? फिक्स्ड लैंड। पालमपुर के लोगों के पास जो लैंड है वो फिक्स है, उस लैंड को ना तो बढ़ाया जा सकता है ना ही घटाया जा सकता है, और पालमपुर के लोग मैक्सिमम लैंड का मैक्सिमम यूज कर रहे हैं। फार्मिंग इज़ द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी इन पालमपुर। पालमपुर के लोगों की मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी फार्मिंग है। 75% ऑफ द वर्किंग पीपल आर डिपेंडेंट ऑन फार्मिंग फॉर देयर लाइवलीहुड। पालमपुर विलेज के टोटल पॉपुलेशन की जो 75% वर्किंग पीपल हैं वो अपनी लाइवलीहुड के लिए, अपनी जीविका कमाने के लिए फार्मिंग के ऊपर डिपेंड करते हैं। सिंस 1960 in Palampur there has been no expansion in land area under cultivation। 1960 से पालमपुर में लैंड एरिया जो अंडर कल्टीवेशन है, जिसके ऊपर एग्रीकल्चर की जाती है, वो इंक्रीज नहीं हुआ है। बाय देन, तब से सम ऑफ द वेस्ट लैंड्स इन द विलेज हैड बीन कन्वर्टेड टू कल्टिवेबल लैंड। और तब से जो भी विलेज में वेस्ट लैंड थी, जो बेकार पड़ी हुई थी, आइडल पड़ी हुई थी, उसको कल्टिवेबल एग्रीकल्चर लैंड में कन्वर्ट कर लिया गया। देयर एग्जिस्ट नो फर्दर स्कोप टू इंक्रीज फार्म प्रोडक्शन बाय ब्रिंगिंग न्यू लैंड एरिया अंडर कल्टीवेशन। अब कोई भी ऐसा चांस नहीं है, कोई भी ऐसा स्कोप नहीं है कि जो कल्टीवेशन के अंडर लैंड को इंक्रीज़ किया जा सके। मीन्स एग्रीकल्चरल एरिया को इंक्रीज़ करने का अब कोई भी स्कोप नहीं है, क्योंकि सारी की सारी लैंड यूज़ हो रही है। नाउ वेज टू प्रोड्यूस मोर फ्रॉम सेम लैंड। अब सेम लैंड से ज़्यादा प्रोड्यूस करने के क्या वेज हैं? किस तरीके से हम दी हुई लैंड के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट ले सकते हैं, प्रोडक्शन कर सकते हैं। ऑल लैंड इज़ कल्टिवेटेड इन पालमपुर। पालमपुर में सारी की सारी ज़मीन को कल्टीवेट किया जाता है। नो लैंड इज़ आइडल। थोड़ी सी भी ज़मीन बेकार नहीं पड़ी हुई। ड्यूरिंग द रेनी सीजन, जिसको खरीफ का सीजन कहते हैं, पीपल ग्रो जवार एंड बाजरा विच आर यूज्ड एज कैटल फीड। जवार और बाजरा ग्रो करते हैं जो कैटल्स के, एनिमल्स के फूड के लिए यूज़ होता है। बिटवीन अक्टूबर टू दिसंबर दे कल्टीवेट पोटैटोज़। अक्टूबर से दिसंबर तक वो पोटैटोज़ कल्टीवेट करते हैं। इन द विंटर सीजन मीन्स इन रबी सीजन दे सो वीट। वो गेहूँ ग्रो करते हैं, गेहूँ बीजते हैं। ए पार्ट ऑफ द लैंड एरिया इज़ आल्सो डिवोटेड टू शुगर केन विच इज़ हार्वेस्टेड वंस एवरी ईयर। थोड़े से लैंड एरिया पे वो शुगर केन भी ग्रो करते हैं, जो साल में एक बार हार्वेस्ट किया जाता है। द मेन रीजन वाई फार्मर्स आर एबल टू ग्रो 3 डिफरेंट क्रॉप्स इन ए ईयर आर। तो पालमपुर के लोग किस तरीके से, किस तरह एक साल में 3 क्रॉप्स ग्रो कर लेते हैं, इसके क्या रीजन्स हैं?
The first reason is as a result of the coming of electricity in the Palampur village, people have greatly improved the system of irrigation. जैसे कि हमने पहले ही पढ़ा था कि पालमपुर विलेज में इलेक्ट्रिसिटी आ गई थी, तो इलेक्ट्रिसिटी के आ जाने के कारण पीपल्स ने जो अपना इरिगेशन का सिस्टम था उसको इम्प्रूव कर लिया था. दे कैन नाउ इरिगेट मोर लैंड क्वाइट इफ़ेक्टिवली. अब इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से जो वो ट्यूबवेल्स चलाते थे तो उससे वो ज़्यादा से ज़्यादा लैंड को इरिगेट कर पाते थे और वो भी बहुत अच्छे तरीके से. ट्यूबवेल्स वर फर्स्ट इंस्टॉल्ड बाय गवर्नमेंट बट सून पीपल वर एबल टू सेट अप देयर ओन ट्यूबवेल्स. सबसे पहले जो ट्यूबवेल्स हैं वो गवर्नमेंट ने लगवाए थे, पर जल्द ही जो विलेज के पीपल थे उन्होंने अपने खुद के ट्यूबवेल्स, पर्सनल ट्यूबवेल्स लगवा लिए थे अपने अपने फील्ड्स में. बाय मल्टीपल क्रॉपिंग more than one crop is grown on a piece of land during the same year. मल्टीपल क्रॉपिंग के मेथड से जो पीपल हैं वो सेम पीस ऑफ लैंड के ऊपर एक साल में एक से ज़्यादा क्रॉप्स को ग्रो कर रहे थे. ऑल फार्मर्स इन पालमपुर ग्रो एटलीस्ट 2 मेन क्रॉप्स. पालमपुर विलेज के सभी फार्मर्स एटलीस्ट 2 मेन क्रॉप्स तो एक साल में ग्रो करते ही थे. मैनी आर ग्रोइंग पोटैटोज एज द थर्ड क्रॉप. बहुत से लोग पोटैटोज़ को एज अ थर्ड क्रॉप ग्रो कर रहे थे. द अदर वे इज़ टू यूज़ मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स फॉर हायर यील्ड. जो दूसरा तरीका था वो था HYV सीड्स का यूज करना, मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स का यूज करना हायर यील्ड्स के लिए. हायर यील्ड्स आर पॉसिबल फ्रॉम अ कम्बिनेशन ऑफ HYV सीड्स, इरिगेशन, केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स एट्सेट्रा. हायर यील्ड तभी पॉसिबल हो पाती थी जब वो HYV सीड्स, गुड इरिगेशन, केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स सबका इकट्ठे यूज करते थे. So these are the ways to increase production on the same piece of land. First is multiple cropping, second is modern farming methods, third is use of HYV seeds, fourth is use of chemical fertilizers and pesticides, and fifth is modern irrigational techniques. Multiple cropping. It is the most common way of increasing production on a given piece of land. मल्टीपल क्रॉपिंग एक कॉमन सा वे है सेम पीस ऑफ लैंड के ऊपर प्रोडक्शन को इंक्रीज करने का. ऑल फार्मर्स इन पालमपुर ग्रो एटलीस्ट 2 मेन क्रॉप्स. मैनी आर ग्रोइंग पोटैटोज एज द थर्ड क्रॉप इन द पास्ट 15 to 20 ईयर्स. पालमपुर विलेज के जो फार्मर थे वो 1 ईयर में 2 मेन क्रॉप्स ग्रो करते थे और पोटैटो को एज अ थर्ड क्रॉप ग्रो करते थे पिछले 15 से 20 सालों से. यूज़ ऑफ मॉडर्न फार्मिंग मेथड. वन वे ऑफ इंक्रीजिंग प्रोडक्शन फ्रॉम द सेम लैंड इज़ बाय मल्टीपल क्रॉपिंग. तो पहला तरीका था मल्टीपल क्रॉपिंग और दूसरा था यूज़ मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स फॉर हाई यील्ड. मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स का यूज करना हायर यील्ड के लिए. यील्ड इज मेजर्ड एज क्रॉप प्रोड्यूस्ड ऑन ए गिवन पीस ऑफ लैंड ड्यूरिंग ए सिंगल सीजन. यील्ड क्या होती है? क्रॉप प्रोडक्शन होता है ऑन ए गिवन पीस ऑफ लैंड ड्यूरिंग ए सिंगल सीजन. एक सिंगल सीजन में एक लैंड के टुकड़े के ऊपर कितना प्रोडक्शन होता है उसको यील्ड कहा जाता है. अवर next topic is green revolution. The large increase in crop yields leading to record food production started in our country from 1960 onwards and marked as a turning point in Indian agriculture, which has led to the green revolution in our country. हमारी कंट्री में 1960 के बाद क्रॉप्स की जो यील्ड थी, फसल में क्रॉप्स के प्रोडक्शन में जो इंक्रीज़ हुआ था, जो बढ़ावा हुआ था, उसने हमारी
हमारी कंट्री के एग्रीकल्चरल सिस्टम में एक टर्निंग पॉइंट लाया था, जिसके कारण उसको उस पॉइंट को ग्रीन रेवोल्यूशन कहा जाता है। मीन टू से 1960 के बाद मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स का यूज करने के बाद इंडिया में जो वीट के प्रोडक्शन में इंक्रीमेंट हुआ था, जो वीट का प्रोडक्शन बढ़ा था, उसको ग्रीन रेवोल्यूशन कहा गया। तो ये जो ग्रीन रेवोल्यूशन था हमारी इंडियन एग्रीकल्चर में एक टर्निंग पॉइंट था। ये ग्रीन रेवोल्यूशन 1960 के बाद शुरू हुआ था। द ग्रेट इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन crop, especially the wheat crop in our country during the last 30 years is called the green revolution. This is definition of green revolution. जो great increase हुआ था food grains के production में, especially wheat के production में, पिछले 30 सालों से हमारी कंट्री में उसको ग्रीन रेवोल्यूशन का नाम दिया गया है। दिस इज़ बिकॉज a sort of revolution has taken place in Indian agriculture leading to इनॉर्मियस फूड ग्रेन्स प्रोडक्शन। तो ये ग्रीन रेवोल्यूशन का ही रिजल्ट था कि हमारे देश में एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन इतना बड़ा था कि फूड ग्रेन्स पीपल्स के पास सरप्लस हो गए थे। फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन सरप्लस हो गया था। इस रिवोल्यूशन को ग्रीन रेवोल्यूशन कहा जाता है। द रिवोल्यूशन इज कॉल्ड ग्रीन रेवोल्यूशन बिकॉज इट हैज़ लेड टू अनप्रेसिडेंटेड ग्रीनरी ऑफ क्रॉप्स एवरी ईयर। इस रिवोल्यूशन को, इस चेंज को ग्रीन रेवोल्यूशन इसलिए कहा जाता है क्योंकि किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी। इस रिवोल्यूशन से हमारे एग्रीकल्चरल फील्ड्स में उम्मीद से ज़्यादा ग्रीनरी हो गई थी। द पीरियड 1960 to 1980 is called golden era for the record food grain production। जो 1960 से लेके 1980 तक का पीरियड है उसको गोल्डन इरा कहा जाता है, स्वर्ण युग कहा जाता है, फॉर द रिकॉर्ड फूड ग्रेन प्रोडक्शन। क्योंकि इस इरा में, इस टाइम पीरियड में 1960 से 1980 में जो फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन हुआ था उसने रिकॉर्ड तोड़ दिए थे, मतलब रिकॉर्ड बना लिया था। बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हुआ था, सरप्लस प्रोडक्शन होने के कारण इस इरा को गोल्डन इरा फॉर फूड ग्रेन्स कहा जाता है। इट इज़ बिकॉज ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन दैट आवर कंट्री हैज़ बिकम salt sufficient in food production and even buffer stock of food grains have been created for use in the times of natural calamities like droughts and floods। तो इस इरा को ग्रीन रेवोल्यूशन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस टाइम में हमारी कंट्री के जो फार्मर्स ने फूड ग्रेन्स का सफिशेंट प्रोडक्शन कर लिया था और सेल्फ सफिशेंट हो गए थे। खुद की ज़रूरतों को पूरा करने के बाद भी फूड ग्रेन्स का बफर स्टॉक हमारी ग्रेनरीज में, हमारी कंट्री की ग्रेनरीज में बच जाता था, ताकि वो इन फूड ग्रेन्स का यूज नेचुरल क्लैमिटी जैसे ड्रॉफ एंड फ्लड के टाइम पे कर सकें। सेल ऑफ सरप्लस फार्म प्रोडक्ट्स। अब फार्मर्स के पास नीड से ज़्यादा प्रोडक्शन होता था फूड ग्रेन्स का, तो वो इन सरप्लस फूड ग्रेन्स को सेल करते थे। द स्मॉल फार्मर्स हैव लिटिल सरप्लस व्हीट बिकॉज देयर टोटल प्रोडक्शन इज स्मॉल एंड फ्रॉम दिस ए सब्सटेंशियल शेयर इज केप्ट फॉर देयर ओन फैमिली नीड्स। तो जो छोटे फार्मर्स थे उनके पास जो सरप्लस फूड ग्रेन्स होती थी, व्हीट होती थी, वो कम होती थी क्योंकि जितना भी वो ग्रो करते थे वो अपनी फैमिली की नीड्स को पूरा करने के लिए रख लेते थे। सो इट इज़ द मीडियम एंड लार्ज फार्मर हु सप्लाई व्हीट टू द मार्केट। तो जो मीडियम और लार्ज फार्मर थे वही मार्केट में फूड ग्रेन्स को सेल करते थे। द ट्रेडर्स एट द मार्केट बाय दीज व्हीट एंड सेल इट फर्दर टू शॉपकीपर इन द टाउन्स एंड सिटीज़। जो व्यापारी थे वो मार्केट से, फार्मर्स से इन व्हीट्स को, इन फूड ग्रेन्स को खरीदते थे और इनको टाउन्स और सिटीज़ में शॉपकीपर्स को बेच देते थे। लार्ज एंड medium farmers use the earnings from the surplus products as saving, can be used for lending to
स्मॉल फार्मर्स हु वर इन नीड ऑफ अ लोन। जो लार्ज फार्मर्स होते थे या मीडियम फार्मर्स होते थे वो अपनी अर्निंग से सेविंग करते थे, और इसके अलावा वो जो स्मॉल फार्मर्स थे उनको लोन देते थे, पैसे उधार देते थे फॉर बाइंग द वर्किंग कैपिटल फॉर द नेक्स्ट सीजन, ताकि वो छोटे फार्मर्स हैं वो अगले सीजन के लिए वर्किंग कैपिटल की नीड को पूरा कर सकें। दे आर एबल टू अरेंज फॉर द कैपिटल फॉर फार्मिंग फ्रॉम देयर ओन सेविंग। वो अपनी खुद की सेविंग से खुद के जो नीड्स होती थी वो भी पूरा करते थे, जो उनके खुद के फार्म्स की जो नीड होती थी उनको पूरा करते थे। सम फार्मर्स माइट आल्सो यूज़ द सेविंग्स टू बाय कैटल, ट्रक्स और टू सेट अप शॉप्स। कुछ जो फार्मर्स थे वो अपनी सेविंग्स का यूज पशु खरीदने में, ट्रक्स खरीदने में या फिर शॉप सेटअप करने में करते थे।